हेलो बच्चों। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लिया था और दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्कस कर लिया था। दो चार्जेस अगर हैं, उनका अमाउंट अगर Q1 और Q2 है और उनके बीच के डिस्टेंस अगर D है तो हमने उस पर लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट किया था। वो फोर्स कूलॉम्स ने दिया था। उस फोर्स के लिए हमने जो लॉ लिखा था उसको लिखा था कूलॉम्स लॉ। उसका स्टेटमेंट हमने क्या लिख लिया था, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। के की वैल्यू एक कांस्टेंट थी, कांस्टेंट की वैल्यू उसको आज हम समझेंगे और उसकी किस तरीके से उसके यूनिट्स निकालते हैं वो जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और आज छोटे छोटे कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कुछ देखो बेटा, फोर्स के लिए हमने लिख लिया था K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, जहां पर K जो है वो एक कांस्टेंट था। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है इसका मतलब है ये जो है ये फ्री स्पेस की बात कर रहा है। फ्री स्पेस का मतलब जहां पर कोई मीडियम ना हो, कोई मीडियम ना हो। इसका मतलब आप कैसे समझ सकते हो, जैसे स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली जगह कुछ ना हो जहां पर। तो एप्सिलॉन नॉट जहां पे लिखा होता है, एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन जो होता है इस तरीके से बनाते हैं और इसके नीचे अगर जीरो लिख रखा है तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लो किसी मीडियम के लिए लिखना है तो अगर मान लीजिए मैंने एप्सिलॉन लिख करके छोड़ दिया, इसका मतलब यहां पर हम जो लिख रहे हैं ये है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अब वो कौन सा मीडियम है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो लिखते हैं ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की है। फ्री स्पेस मतलब पूरा खाली जगह जहां पर कोई दूसरी चीज प्रेजेंट ही ना हो। देखो हमारा मेन काम क्या है, इसकी वैल्यूज को आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये स्पेस मैंने इसके यूनिट्स के लिए रखा है कि आप इसकी यूनिट्स कैसे निकालेंगे। यूनिट्स अभी हम निकालेंगे और इसकी भी यूनिट्स निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की क्या आएगी और के की भी यूनिट निकालेंगे कैसी आएगी। तो देखो सबसे पहले के की वैल्यू यानी इस पूरे 4 पाई एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप ये पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म आएगा। इसकी यूनिट्स लिखते हैं। देखो के की यूनिट लिखने के लिए क्या कीजिए, ट्रांसफर कीजिए बेटा। तो f इंटू डी स्क्वायर Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, तो f इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2। देखो अब यूनिट्स यहां से लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो कूलॉम 2 बार आएगा यानी कि ऊपर जाएगा तो C⁻⁻², यानी के का जो डायमेंशन आया या के की जो यूनिट आई वो कैसे लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम टू दी पावर -2। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट के लिए आप कैसे निकालोगे बेटा, 1/4 पाई तो कांस्टेंट होती है, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता ना। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो के की यूनिट होगी और 1/एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो रेसिप्रोकल होनी चाहिए। यूनिट वाइज मैं लिख रहा हूं, ये चीज ट्रू नहीं है। ये सिर्फ अगर 1/4 पाई को देखो तो 1 की कोई यूनिट नहीं होती है, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है। मतलब अगर देखा जाए तो के की कोई भी हमने यूनिट निकाली है तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी वो के की इनवर्स में आएगी। जैसे यहां से निकालो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k। तो के का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम टू दी पावर -2। अब उसको पलट दीजिए तो ऑब्वियस है जहां पर साइन, जैसे इसमें +1 है तो -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन टू दी पावर -1, मीटर टू दी पावर -2 और कूलॉम टू दी पावर +2। इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, इसको इस तरीके से लिखते हैं, कूलॉम टू दी पावर 2, न्यूटन टू दी पावर -1, मीटर टू दी पावर -2। ये इन दोनों की यूनिट है। ठीक, ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और वो ध्यान रखना है कब होती है, फ्री स्पेस में। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। एक बात ऐसे सोचना है, मान लो बेटा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज होने का मतलब इस पे चार्ज हम मानते हैं Q1, इस पे चार्ज मानते हैं Q2 और इस पे चार्ज मान लिया जाए Q3। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज मान लो, ये नेगेटिवली चार्ज मान लो, ये पॉजिटिवली चार्ज मान लो। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड फोर्स
ऑन माइनस Q2। इस माइनस Q2 पे कितना फोर्स होगा? चलिए इनके बीच के डिस्टेंस हम लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं, ये D1 लिखते हैं और इनके बीच के डिस्टेंस लिखते हैं D2। तो देखो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 और Q3 की वजह से लगेगा। जैसे इनके बीच में देखिए फोर्सेस कैसा होगा, Q1 Q2 को, जिसमें प्लस चार्ज जिसमें माइनस चार्ज है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन आता है। ऐसे यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन आता है, यानी इस पे इस तरह के दो फोर्सेस लगेंगे। इस फोर्स को नाम देते हैं मान लीजिए F1 और इस वाले फोर्स को नाम देते हैं F2। यानी अगर मैं Q2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उस फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दो फोर्स मिलेंगे। इस साइड लगने वाला फोर्स F2 मिलेगा और इस साइड लगने वाला फोर्स जो है वो F1 मिलेगा। दो फोर्सेस मिलेंगे। अब ये दोनों फोर्सेस से मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड करना आपको ऐसे लिखा होता है, फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब क्या? अब इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है। हम जानते हैं कि जो फोर्सेस होते हैं वो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उसका जब एडिशन भी हमें करना होता है तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में आपको करना होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, मान लीजिए इसमें यहाँ पर 4 चार्जेस होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, तो जितने भी फोर्स होते हैं सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल होता है, जैसे दो फोर्सेस होते हैं तो बहुत ईजी होता है। मान लीजिए इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो हमने रिजल्टेंट पढ़ रखा है। दो फोर्सेस के बीच में या दो वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट लिखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहीं से आप डायरेक्ट नेट फोर्स लिख सकते हो। तो F नेट आपको क्या मिल जाएगा, F नेट इज इक्वल टू मिल जाएगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब जरा इसकी लिमिटेशन समझिए। ये चीज हम अप्लाई कब कर सकते हैं? जब सिर्फ दो फोर्सेस हो। ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं कि जब फोर्सेस सिर्फ कितने हैं, दो। मान लीजिए किसी चार्ज पर अगर तीन से ज्यादा 4-5 फोर्सेस लग रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? याद करो, आप वेक्टर्स में ऐसा करते थे बेटा कि किसी चीज पे अगर 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो एक फोर्स ये लग रहा है F1, यहां पर लग रहा है F2, ऐसे लग रहा है कोई F3, ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, तो आपको नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? सपोज करना पड़ता था कि इसमें से ये वाला एंगल थीटा है, F1 को आपको x और y एक्सिस में रिजॉल्व करना पड़ता था। यहां पे लीजिए, इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, F1 cos थीटा, और यहां पर ये वाला कितना हो जाएगा, F1 sin थीटा। ऐसे दो फोर्सेस। अब ये वाला F1 निकाल दो, अब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। यानी इसमें 4 फोर्सेस हो गए, ये F3 वाला फोर्स इधर हो गया, F1 cos थीटा वाला फोर्स इधर हो गया, F1 sin थीटा का फोर्स ऊपर हो गया और F2 का फोर्स नीचे हो गया। हमने पढ़ रखा है बेटा कि एक्स एक्सिस की चीजें वाई को डिस्टर्ब नहीं करती, वाई एक्सिस की चीजें एक्स एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करती। यानी अगर मैं नेट फोर्स एक्स एक्सिस का लिखना चाहूं तो मुझे सिर्फ किसको देखना पड़ेगा, F3 और F1 cos थीटा, इन दोनों को ऐड करना होगा। एडिशन जो होगा वो वेक्टर एडिशन होना चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, अब इनमें से जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको माइनस करना पड़ेगा। ये लिख सकते हैं F3 डिफरेंस F1 cos थीटा। ये डिफरेंस लिखा है बेटा, डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस करना होगा। ऐसे लिखिए Fy, तो इसमें क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 sin थीटा। हमने x में क्या माना है, F3 को बड़ा माना है, यानी कि जो नेट फोर्स होगा वो इस साइड आएगा Fx का, तो Fx का फोर्स इस साइड बनेगा। Fy निकालने में हमने F2 को बड़ा माना है, यानी F2 का फोर्स कहां था, नीचे, यानी रिजल्टेंट कहां जाएगा इसका, नीचे। ये हो गया Fy। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको लिखना आता है। अब तो सिर्फ दो फोर्सेस हो गए ना, दो फोर्सेस हो गए, इनका रिजल्टेंट हम इजिली लिख पाएंगे। इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इस पे एक छोटे क्वेश्चंस करते हैं। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक चार्ज रखा है -3 कूलम, -5 कूलम, -7 कूलम। आपसे पूछा है फाइंड नेट फोर्स F नेट ऑन -5 कूलम चार्ज, ठीक है। देखिए कैसे इसे फाइंड आउट करना होता है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 5 कूलम चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखिए। तो 5 कूलम चार्ज का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन आएगा। हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मानिए, यानी कि एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री,
और इसके साइड्स जो है वो मान लो A। ठीक, अब देखो क्या करना होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्सेस रिपल्सिव होंगे, यानी -5 कूलम को ऐसे नीचे धक्का दिया जाएगा। तो एक फोर्स ऐसा बना, ठीक है, इसको मान लो चार्ज नंबर 1 या फिर चार्ज नंबर A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो हम ये वाला फोर्स लिखते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। फिर देखो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, मतलब -7 कूलम वाला चार्ज -5 कूलम वाले चार्ज को उधर पुश करेगा, यानी इसका अगर इन दोनों का फोर्सेस देखो तो एक इस तरफ से फोर्स आएगा और वो फोर्स होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू C। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल ऑब्वियस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री बनेगा, यानी इसका अगर ये देख रहे हो यही है हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके कैसे इसमें काम करना है, FBA निकालो। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K Q1 की जगह आपको लिखना होगा -3, हम BA की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो BA की बात कर रहे हो तो ये रहेंगे ना फोर्स A और B के बीच में -3 -5, इसको लिखते हैं, तो -3 कूलम का चार्ज -5 कूलम का चार्ज डिवाइडेड बाई A। ठीक, दूसरा फोर्स लेके ऐसे ही फोर्स लिखो FBC, वो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर -7 -5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो अब आपको सिंपल क्या करना होगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं बीच में आएगा, ये रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं FBA का स्क्वायर FBC का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालने बैठो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स यूज करिए। इसमें कुछ ऐसा देखो कि दोनों में कॉमन है, -5 दोनों में कॉमन है और A² दोनों में कॉमन है, तो यहां पर हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं लेट K इंटू -5 अपॉन A² को कुछ मान लेते हैं P। ठीक है, क्या किया मैंने, K -5 और A² को मान लिया है P, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -3P, और ये वाला कितना हो जाएगा -7 इंटू P। देख लो एक बार इसे अच्छे से देखो। ठीक है, अब क्या करना होगा, आप डायरेक्ट अब वैल्यू आप पुट कीजिए, तो इतना बड़े टर्म का आपको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहां पे क्या आ जाएगा बेटा -3P का स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB cos 60। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा 9P² प्लस 49P² प्लस ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो 7 3 21 हुआ P का स्क्वायर। अब यहां से P² जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर ले लीजिए तो डायरेक्ट यहां पर क्या बचेगा P, अंडर रूट के अंदर यहां पर कितना बचेगा 9 21 और 49, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 79। देखो इसका एक फायदा हुआ, ये P मानने का एक फायदा ये हुआ कि ये पूरा का पूरा टर्म देखिए स्क्वायर रूट से जो है वो बाहर निकल गया। तो अब डायरेक्ट यहां से अब आप P की वैल्यू डाल दीजिए। P की वैल्यू कितनी थी, K -5 इंटू √79 डिवाइडेड बाई A²। ये आपको क्या मिल गया, इसका रिजल्टेंट। ये सबसे इजी मेथड होगा जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर दें। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है आइडेंटिकल चार्जेस A B and C 4 कूलम 8 कूलम 6 कूलम, ये 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल हैं, ये चीज का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इफ फोर्स बिटवीन A and B is F, फर्स्ट A is kept in contact with C, A को C के साथ टच कराया, देन टेकन अपार्ट, फिर उनको दूर कर दिया, देन kept in contact with B, फिर A को B के साथ कांटेक्ट कराया और उसको टेक अपार्ट मतलब उसको फिर से बाहर निकाल दिया। The new force between A and B is F1. You have to find the ratio between F1 and F. देखो पहले क्या करना होगा,
एक चीज आपको बताई थी बेटा कि अगर चीजें आइडेंटिकल होती हैं, ऐसा बताया था कि दो रूम है, अगर दोनों रूम की साइज इक्वल है और 10 पर्सन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उस रूम में क्या करोगे, 5-5% डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, ए एंड बी के बीच में जो फोर्स है वो एफ है, तो पहले एफ की वैल्यू लिखिए, क्या हो जाएगा, के, ए का चार्ज है 4, बी का चार्ज है 8, यानी Q1 Q2 अपॉन कुछ उनके बीच का डिस्टेंस है वो ले लेते हैं a, तो k Q1 Q2 बाई a स्क्वायर, ये हो गया f की वैल्यू। अब आपको निकालना पड़ेगा F1। देखिए वो कैसे निकलेगा, A is kept in contact with C, A पर चार्ज था 4 का, C पर चार्ज था 6 का। जब इन दोनों को टच किया, केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन टेकन अपार्ट, पहले इनको टच करो फिर अपार्ट कर लो, यानी दोनों को टच करोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10 का, और जैसे उनको अलग अलग करोगे तो अब चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 10 का चार्ज है तो अब नया जो चार्ज बनेगा वो कितना बन जाएगा 5 और 5 का बनेगा। ध्यान रहे ये तभी होता है बेटा जब हम क्या करते हैं दो सॉरी ए एंड सी है ना, ए एंड सी को हमने टच करा है। अब ये चीज तभी होता है बेटा जब दोनों जो हमारे चार्जेस हैं वो आइडेंटिकल हो। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ए पे नया चार्ज आ गया 5। फिर क्या कह रहा है, देन केप्ट इन कांटेक्ट विद बी। अब ए को, ये पहला काम हमने किया, ये फर्स्ट स्टेप हमारा था। अब क्या किया हमने, ए को उठा करके बी के साथ कांटेक्ट में रखा। बी पे चार्ज कितना था 8। तो अब यहां पर क्या होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 8 + 5 यानी कितना 13। अब वो 13 जो है वो दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी इस पे कितना चार्ज आएगा 13/2 और इस पे भी कितना आ जाएगा 13/2, ए और ये हो गया बी। अब क्या कह रहा था, द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज F1, यानी F1 लिखिए बेटा, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, Q1 की जगह हो जाएगा 13/2, Q2 की जगह हो जाएगा 13/2 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब आपको सिंपल काम करना है, यहां से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, F1/F की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये काम हो सकता है आपसे। ठीक है, नए टाइप के क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखो क्या है बेटा, एक किसी पॉइंट से हमने क्या किया, थ्रेड से दो चार्जेस लटका दिए, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, एक दोनों का मास जो है आइडेंटिकल है। तो अब से इनके ये, तो ये देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये कोई एंगल बना ले, ये पूरा एंगल देखा जाए 90 बनेगा, ये कुछ एक एंगल बन जाए, इसको मान लेते हैं थीटा। आपसे ये एंगल पूछा जा सकता है, या रस्सी में ये जो डेवलप हुआ गया टेंशन है वो टेंशन आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको सिर्फ इसके इक्वेशंस निकाल के बता रहा हूँ, आगे काम आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो अब आपको इसमें काम कैसे करना है या क्या चीज जाननी है, हम क्या करते हैं, किसी एक चार्ज का इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो देखो क्या होगा, मास m है तो धरती माता का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा कितना mg, और इससे हमने एक रस्सी बांध रखी है, तो इस रस्सी में टेंशन डेवलप होगा, और वो टेंशन कितना हो जाएगा, इस तरीके से टेंशन डेवलप होगा T। दोनों पे चार्ज, एक है Q1 एक है Q2, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे ऐसे। अगर रिपल करेंगे तो मतलब ये वाले इधर धक्का मारा जाएगा, इसको इधर धक्का मारा जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा इस तरीके से। ठीक है, यहां तक की बात समझिए। अब देखो यहां से एक ऐसे डॉटेड लाइन मानते हैं, ये दिख रहा है बेटा ऐसे जेड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये अगर एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, यानी यहां से ऐसे मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा थीटा। अब इसमें काम कर सकते हैं, बहुत इजी काम है, टेंशन को रिजॉल्व कीजिए। यहां पर कितना आ जाएगा T cos थीटा, और इस साइड कितना आ जाएगा T sin थीटा। ठीक है, इक्वेशंस लिख लीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू T sin थीटा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, और क्या लिखा mg इज इक्वल टू T cos थीटा। ठीक है, अब दो इक्वेशंस आपके पास रेडी हो गई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2।
अगर मान लीजिए आपको थीटा निकालना है तो आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या मिल जाएगा, हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो तो यहां से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू, टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा यानी क्या मिला टेन थीटा। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कीजिए, थीटा मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको टेंशन अगर निकालना है तो बहुत सिंपल काम है, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। इधर भाई साइन थीटा इधर कॉस थीटा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों को टी स्क्वायर जो है वो कॉमन में बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर करके एक बार जोड़ के देखिए, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से आपको टेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें वेरिएशंस बहुत सारे किए जा सकते हैं। देखो एक क्या होगा, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो आपको तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस चाहिए होती है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। मान लीजिए आपको रस्सी की लेंथ दी गई है l, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो कैसे करना होगा। आप एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। L को रिजॉल्व कीजिए, तो L को रिजॉल्व करोगे तो जिसके साथ एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल होता है वहां पे क्या आएगा L cos थीटा, और यहां वाले पे क्या बन जाएगा L sin थीटा, ये बनेगा L sin थीटा, ये वाला बनेगा L sin थीटा, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L sin थीटा, ठीक है। यहां से आप कुछ भी वेरिएशंस इस क्वेश्चन में किए जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट एक वेरिएशन करके देख लेते हैं कि सपोज करो अगर दोनों का मास अलग अलग आया, दोनों का मास अलग अलग होगा तो क्या होगा, इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं। सपोज करो m2 हैवी है, तो हैवी होने का मतलब ये थोड़ा सा नजदीक होगा, ये थोड़ा सा दूर होगा, मतलब आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर अब वर्टिकल के साथ देखो तो ये दोनों एंगल अलग अलग बनेंगे, मान लो ये थीटा 1 बनता है, ये बनता है, ये थीटा 2 बनता है। अब इनमें कैसे काम करोगे, इनके रिलेशंस कैसे निकालोगे। तो एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट ऐसा देख लेते हैं जिसमें दोनों के मास जो है वो डिफर कर जाते हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि दो पार्टिकल हैं, एक का मास है m, एक का मास है 2m। अब देखो उसमें मैं वेरिएशंस क्या क्या कर सकता हूं, मैं आपको एक ऐसा वेरिएशन बताता हूं जिसमें सब कुछ अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए इनका दोनों का मास अलग अलग हमने ले लिया, दोनों की लेंथ, ये जो जिस वायर से या जिस स्ट्रिंग से लटकाए गए हैं उन स्ट्रिंग्स की लेंथ अलग अलग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का मास अलग अलग सपोज करते हैं, दोनों पे चार्जेस अलग अलग सपोज करते हैं। मान लो ए वाले पार्टिकल पे, इस वाले पार्टिकल पे हम चार्ज सपोज करते हैं Q1, बी वाले पार्टिकल पे जो चार्ज सपोज करते हैं मान लीजिए Q2, ठीक। इसमें एक चीज बड़ा सिंपल दिया होता है, कई बार लिखा होता है बेटा A एंड B आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब क्या है, जैसे A और B को ऐसा लटकाओगे तो अगर उनको हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा है, मतलब आप जो नया, अगर इनके बीच में मैं फोर्सेस को ड्रॉ करता हूं, जैसे इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। मान लीजिए एक ऐसा सोचो, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा कि यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है। अगर ये इस तरीके से हो जाता, मतलब दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अगर यही दोनों चार्जेस ऐसे सीधे हो जाए, ऐसे सीधे हो जाए, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये चीजें मेंशन की जाती हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, या फिर इन दोनों का जो लेवल है वो हॉरिजॉन्टल लेवल में बराबर है, ठीक है। अब आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है, फोर्सेस पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्या होगा बेटा, अगर ये वाला एंगल देखोगे तो ये हो सकता है एंगल कुछ θ1 बने, ये वाला एंगल सोचेंगे तो हो सकता है यहाँ पर कुछ θ2 बने। अब वो कैसे निकलेगा, θ1 के लिए फिर ऐसे ही सोचोगे कि इस रस्सी में मानते हैं टेंशन T, ठीक है। अब T को रिजॉल्व करो, यहाँ पे जैसे A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 2mg नीचे लगेगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वही लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, q1 q2 तो बदलेंगे नहीं, या डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वही रहेगा। अब यहां पर जो लगने वाला टेंशन होगा सपोज कर लेते हैं T1, और ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं कुछ θ1, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ का टेंशन बनेगा T2, इसमें क्या होगा mg का जो फोर्स लगेगा वो नीचे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे, और इस बार जो यहां पर एंगल बनेगा वो बनेगा θ2। इसके पहले में जैसे मान लीजिए आपको मैंने लिखवाया था बेटा, अभी इसको रिजॉल्व करोगे तो जिसके साथ एंगल बना है वहां पर cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा, मतलब T1 cos थीटा इज इक्वल टू 2mg और T1 sin थीटा इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर दोनों को डिवाइड कीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी यहां से आपको मिल जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई 2mg। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये सेम काम किया, ऐसे यहां पर निकालो तो यहां से क्या मिल जाएगा tan θ2 इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल मान लीजिए मैंने यहां पर लिया 45, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो ये क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ ले, तो आप फिर कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें क्या करना होगा, देखो आपके पास tan A है, tan B है, और θ1 प्लस θ2 की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री। एक काम कर लेते हैं, tan A प्लस B का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बायो वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। tan A प्लस B के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, जो मैथमेटिक्स वाले होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B, तो यहां से मिल जाएगा आपको tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। देखो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 45, यानी tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अच्छा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan θ1 आपको मिल चुका है, θ2 आपको मिल चुका है, बस ये वैल्यूज यहाँ पर रख करके आपको सॉल्व करना होगा। 1 है यहाँ पर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा मुझे 1 माइनस tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2। अब आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। अब होगा क्या बेटा, जब ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करोगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए Fe के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है, क्या यूज करोगे, अल्फा और बीटा दो रूट्स निकालते हो ना, क्या बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यहां से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व आप करिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, आप किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ डील करोगे, एक बार इनको रीसॉल्व करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।